एक स्कूल के अंदर एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन के अंदर एक महिला वहाँ पर आती है। जो महिला योगा किया करती थी और सभी को योगा सिखाया करती थी। उस फंक्शन के अंदर उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और यहाँ पर आने के बाद वह भाषण देने लगती है। तभी जो स्कूल के अंदर टीचर थे उनमें से एक टीचर उस महिला की तरफ देखने लगता है और देखता देखता उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। इसके बाद वह महिला अपना भाषण देकर वहाँ से अपने घर चली जाती है, लेकिन वह टीचर जो उस महिला की तरफ घूर घूर कर देख रहा था वह सीधा उसके घर पहुँच जाता है और उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद वह महिला कुछ ऐसा करती है कि शायद उस टीचर ने सोचा भी नहीं होगा। कौन थी वह महिला और किस वजह से यह टीचर उससे माफ़ी मांग रहा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गांव के अंदर एक परिवार होता है। परिवार के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है भारती। भारती जो कि कॉलेज जाया करती है, लेकिन उसका वजन काफ़ी ज़्यादा है और वो देखने में मोटी दिखाई देती है। भारती का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा है क्योंकि उसको बचपन से ही इन सभी चीज़ों को झेलना पड़ रहा था। बचपन में जब वो छोटी थी तो उसके बाद उसका वजन एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बढ़ने लगा और इसी बात के लिए सभी लोग उसका उपहास किया करते थे और उसको मोटी मोटी कहकर चिढ़ाया करते थे। और ये बात धीरे धीरे उसके साथ कॉलेज आ गई थी और कॉलेज के अंदर भी कुछ बच्चे उसका इसी तरह से मजाक उड़ाया करते थे और ज्यादातर उसे हंसी का पात्र क्लास के अंदर बनना पड़ता था। अब भारती ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में पढ़ रही है और इधर उसके पिता उसे बार बार ताना मारा करते हैं, कहा करते हैं कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके बाद जो भारती के पिता होते हैं एक दिन वो एक बहुत ही कड़ा फैसला लेते हैं और अपनी पत्नी से भारती की शादी के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि अब इसकी शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद ये अपने घर चली जाएगी और हमारी जिम्मेवारी उसे मुक्ति मिल जाएगी। इस बात को भारती भी सुन लेती है तो उसके बाद वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करने लगती है। कहती है कि पिताजी अभी मैं पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद बेशक से आप मेरी शादी करा देना। लेकिन भारती का पिता एक बार फिर से उसे धमका देता है और धमका कर चुप करा देता है। कहता है कि तेरी शादी हो जाए वही बहुत है ना, अगर तू ये सोचेगी कि शादी जब करूंगी जब पढ़ाई लिखाई कर लूंगी तो तेरी शादी कभी नहीं होने वाली, क्योंकि तू वैसे भी कहीं की कोई राजकुमारी नहीं है, इतनी मोटी हो रही है, तुमसे भला कौन शादी करेगा। इस बात को कहकर पिता ने अपनी बेटी को चुप करा दिया था और यह बात भारती को भी बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर पड़ी पड़ी फूट फूट कर रोने लगती है। अक्सर यह बात का उसे सामना करना पड़ा करता था, लेकिन जब उसके पिता उससे कुछ कहा करते थे तो वो बात उसे बड़ी बुरी लग जाया करती। उसके साथ केवल अच्छा करने वाली उसकी माँ थी जो उसकी भावनाओं को समझा करती और अपनी बेटी को दुनिया से लड़ने की ताकत दिया करती थी। लेकिन अब उसके पिता उसकी शादी कराने के लिए बोल रहे थे और शादी के बाद क्या पता उसकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएं। इसके बाद उसके पिता मानते नहीं है और उसके लिए लड़के ढूंढने लगते हैं। अब कई लड़के आते हैं लेकिन भारती को देखते ही वो रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी से शादी हम नहीं करेंगे। इसके बाद जो भारती के पिता होते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद भारती की शादी के लिए मोटा दहेज देने के लिए बोल देते हैं। अब जैसे मोटे दहेज की बात होती है तो एक लड़का जो प्राइवेट स्कूल में नौकरी किया करता था, वो टीचर था, उसकी माँ इस बात को सुनती है कि लड़की थोड़ी सी मोटी है लेकिन दहेज अच्छा खासा मिलेगा, तो इस शादी के लिए अपने बेटे को लेकर तैयार हो जाती है। इसके बाद वह भारती के पिता से बात करती है और बात करने के बाद वो कह देती है कि आपकी बेटी से शादी मेरा बेटा कर लेगा और कोई भी परेशानी नहीं है, ये स्कूल में पढ़ाया करता है, टीचर है, अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता है और हमारे घर परिवार में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद भारती का पिता भी शादी के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा करो बहन जी, शादी से पहले एक बार लड़की लड़के को देख ले और लड़का लड़की को देख ले तो ही अच्छा रहेगा। इसके बाद लड़के की माँ पहले तो मना करती है, लेकिन भारती का पिता उनसे जिद करता है और कहता है कि नहीं बहन जी, एक बार देख लेना जरूरी है, कहीं बाद में कोई परेशानी आए। तो फिर लड़की की माँ भारती को देखने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन तय किया जाता है तो उसी दिन जो लड़के की माँ थी अपने बेटे को लेकर वहां पर आ जाती है भारती को देखने के लिए। अब जैसे ही भारती लड़के के सामने आती है तो लड़का एकदम से इस शादी से मना करने ही वाला था, लेकिन लड़के की माँ एकदम से उसको रोक लेती है और उसे आंखों ही आंखों में चुप करा देती है। इसके बाद वह लड़की को देखने के बाद कहती है कि भाई साहब कोई बात नहीं, हमें लड़की पसंद है और हम इसी से अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। इसके बाद भारती और उस लड़के की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद भारती दुल्हन बनकर अपने पति के घर में जाती है। भारती के दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही थी। वह सोच रही थी कि चलो अच्छा है, अब मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद मैं अपने पति के साथ रहूंगी और कम से कम मुझे पिता के ताने तो सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। इस बात को सोचकर वह अपने पति के घर जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो उसका पति होता है वह उससे बात तक भी अच्छी तरह से नहीं करता है। वह उससे दूर दूर रहा करता है और बिल्कुल
भी घर के अंदर उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाता है। अब इस बात को देखने के बाद भारती को बहुत ही बुरा लगता है, तो वह अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे डांट देता है और कहता है कि मेरे पास आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर भारती एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और ऐसे ही अपनी ससुराल में रहने लगती है। अब शादी का जैसे दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन जो उसकी सास थी उसने घर की नौकरानी को छुट्टी कर दिया था और कह दिया था कि आज के बाद तुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मेरी बहू आ गई है, वो सारा काम कर लेगी। उसके बाद शादी के दूसरे दिन वह भारती से घर का सारा काम करवाने लगती है और कहती है कि अच्छी तरह से साफ सफाई कर दो और अच्छे से खाना बनाकर हम लोगों को खिला दो। अब भारती जैसे इस बात को देखती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर उसकी शादी हो गई है और अब वह यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वहां पर काम करती रहती है और काम करते करते अक्सर उसका पति उसे धमका दिया करता है और बात बात पर उसे डांट फटकार लगा दिया करता है। जब वह शिकायत को अपनी सास से करने के लिए जाया करती तो उसकी सास उल्टा उसे धमका दिया करती और कहा करती कि तू मोटी ही इतनी है, अगर तू पतली हो जाएगी तो ही तेरा पति तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। इसी वजह से मैंने नौकरानी को हटा दिया है कि तू घर का सारा काम करेगी तो तेरा शरीर थोड़ा सा पतला हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा ग्रस्त जीवन चलने लगेगा। अब इस बात को सुनकर भारती चुपचाप पर वहां से काम करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी का विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इसी विवाद के चलते एक दिन भारती का पति भारती को पिटाई लगा देता है और पिटाई लगने के बाद भारती अपना सूटकेस लेकर सीधा अपने पिता के यहाँ पर रूट कर पहुंच जाती है। अब जैसे पिता अपनी बेटी को देखता है तो उसके बाद वह उससे बुरी बुरी बातें कहने लगता है और उसे ताना मारने लगता है। कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कहीं भी अपना घर नहीं बसाएगी और यहाँ पर क्यों आई है, क्या रह गया है यहाँ पर, अपने पति के घर जा, चाहे वो तुझे मारे या तुझसे कुछ भी कहे तुम्हें वहीं पर रहना होगा। इसके बाद जो भारती होती है अपने पिता से आग्रह करती है कि पिताजी मेरे साथ वो लोग गलत कर रहे हैं और मुझे पत्नी का दर्जा वहां पर नहीं दिया जा रहा है। इस बात को सुनने के बाद उसके पिता कह देते हैं कि गृहस्थी तुझे बतानी है तो अपनी जिंदगी के बारे में तू देख, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। इसके बाद भारती वहां से दोबारा अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर अपने पति से माफी मांगकर दोबारा से अपने घर को बसाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद दोबारा से इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और इस दौरान जो भारती का पति होता है वो कहता है कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो तेरे जैसी मोटी और भद्दी पत्नी मुझे मिली है। इस बात को सुनकर जो भारती होती है वो बड़ी टूट सी जाती है और यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। इसके बाद इस बार उस पर चुप नहीं रहा जाता है और वह अपने पति से उल्टा बोलने लगती है। कहती है कि ये बताओ मैंने कौन सा तुमसे जबरदस्ती की थी शादी करने के लिए, तुम लोग ही मुझे देखने के लिए गए थे और तुमने मुझे देखकर पसंद किया है। अब जैसे ही भारती अपने पति के सामने इन बातों को कहती है तो उसके बाद उसके पति को यह बात और भी ज्यादा बुरी लगती है और वो उस पर पिटाई लगाने लगता है। लेकिन इस बार उसकी पत्नी भारती इस बात को सहन नहीं कर पाती है और वो बार बार उससे कहने लगती है कि तुम लोगों के दहेज के लालच की वजह से तुमने मुझसे शादी की है और शादी करने के बाद भी मैं तुम्हारे घर का पूरा काम कर रही हूं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बार बार मुझे परेशान किया करते हो। इस बात को सुनकर जो भारती का पति है वो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालने लगता है। कहता है कि आज के बाद इस घर के अंदर पैर भी मत रखना, वरना फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम यहां से चली जाओ और तुम्हारे तलाक के पेपर मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। इसके बाद जो भारती होती है अपना एक सूटकेस लेती है और वहां से सीधा अपने पिता के यहाँ पर पहुंच जाती है। पिता घर के आंगन में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था और सुबह सुबह का टाइम था। अब जैसे ही वो अपनी बेटी को सूटकेस के साथ आता हुआ देखता है तो एकदम से उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिटिया घर के अंदर घुसती भी नहीं है, उससे पहले वो अपनी बेटी से बुरी बुरी बातें कहने लगता है कि तूने तो हमारी नाक कटा रखी है, किसी भी तरह से तुझसे अपना घर नहीं बसाया जा रहा और यहाँ पर फिर से आ गई। तुझे इस घर में देखकर मेरा कलेजा फूकने लगता है और मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अब इस बात को सुनने के बाद भारती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी आप ये बताइए कि मेरा पति भी मुझे अपने पास नहीं रख रहा है और आप भी मुझे यहाँ पर नहीं रहने दे रहे हैं, तो मैं कहाँ पर जाके रहूँ, आखिर मेरा घर कौन सा है। तो उसका पिता चिल्लाते हुए उससे कह देता है कि तुम्हारा घर कहीं भी नहीं है, अगर तुम में अब भी जरा भी शर्म बाकी हो तो तुम यहाँ से चली जाओ और कहीं भी चली जाओ, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। इस बात को सुनकर भारती की आंखों के आंसू और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं, लेकिन तभी उसकी मां घर के अंदर से आती है और अपनी बेटी को घर के अंदर ले जाने लगती है। तभी भारती का पिता एकदम से अपनी पत्नी को रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने इसका साथ देने की कोशिश की तो तुम भी इसके साथ चली जाओ, मुझे तुम्हें भी इस घर के अंदर नहीं रखना। अब यह बात सुनकर जो भारती की माँ होती है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लेती है और मायूसी होकर अपने पति से पीछे खड़ी हो जाती है। इसके बाद भारती अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ अपनी बेटी भारती को रोता हुआ
हुआ देखकर उसकी भी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब जो बेटी भारती होती है वो वहाँ से अपना सूटकेस लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद वह पास ही के बस स्टैंड पर बैठ गई थी और बैठकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। वह थोड़ी देर तक रोती है और रोने के बाद अपने दिमाग में कुछ गलत विचार लाने लगती है। वह सोचती है कि ऐसी जिंदगी को जीने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं अपने आप को भगवान के पास पहुंचा दूं ताकि मुझे ये सब कुछ न झेलना पड़े। ऐसा सोचकर वो यह काम करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। अगर मैं मोटी हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है, अगर ये लोग मुझे पसंद नहीं करते तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने अगर ऐसे ही अपने जीवन को समाप्त कर दिया तो उसके बाद ये लोग सही सिद्ध हो जाएंगे और मैं गलत सिद्ध हो जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना है और कुछ करके इन लोगों को दिखाना है कि मैं भी कुछ ना कुछ हूं। ऐसा सोचकर भारती अपना वो प्लान कैंसिल कर देती है और वहां से एक बस पकड़ती है एक शहर के लिए और शहर में जाकर एक ज्वेलर्स की दुकान पर जाती है। उसके कानों में थोड़े से सोने के आभूषण थे, उन सोने के आभूषणों को उस दुकान पर बेचती है और बेचने के बाद उससे कुछ पैसे ले लेती है। उन पैसों को लेकर वह उसी शहर के अंदर एक किराए का मकान लेती है और वहां पर जाकर कॉलोनी वालों से एक झूठ बोलती है। वो कहती है कि मैं टीचर हूं और मैं कुछ दिनों छुट्टी बिताने के लिए यहाँ पर आई हूं, अगर आपके बच्चे ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्यूशन दिला सकती हो। इसके बाद जो कॉलोनी वाले होते हैं वो अपने अपने बच्चों को उसके पास ट्यूशन के लिए भेजने लगते हैं और इसी चीज से भारती के घर का गुजारा होने लगता है। अब भारती एक दिन मार्केट जाती है और मार्केट से एक बहुत बड़ा आईना खरीद कर लाती है। अब जैसे ही उसने आईना आकर लगाया था तो उसे अपने पिता की एक बात याद आ गई थी। एक बार जब उसने अपने पिता से शिकायत की थी कि कॉलेज के लड़के मुझे मोटी लड़की कहकर चिढ़ाया करते हैं, तो उसके पिता ने उससे कहा था कि मोटी ही तो है, मोटी को मोटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। क्या तुमने अपनी शक्ल को कभी आईने में देखा है? कभी जी भरकर अपनी शक्ल को देखना और जब बताना कि तू मोटी है या नहीं है। इस बात को याद करके भारती उस बड़े से आईने के सामने जाती है और अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लगती है। वह अपने शरीर को देखती है और देखने के बाद सोचती है कि अगर मैं शरीर पर मेहनत करूं तो हो सकता है मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगे। उसके बाद जो भारती होती है अपना फोन निकालती है और फोन के अंदर यूट्यूब से योगा सीखने लगती है। अब वह योगा सीखती है और योगा सीखने के बाद उन योगाओं पर काम करने लगती है, क्योंकि घर के अंदर अब उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ा करता, केवल उसे बच्चे पढ़ाने हैं और अपने लिए खाने पीने के लिए बनाना पड़ता है। तो सुबह सुबह 3 घंटे तक वो योगा करती है और इन योगाओं को करने की वजह से 1 महीने के अंदर लगभग 10 किलो वजन उसने कम कर लिया था। अब जैसे ही भारती का 10 किलो वजन कम हुआ था तो चारों तरफ की जो महिलाएं हैं वो इस बात को देखकर एकदम आश्चर्य से में रह जाती हैं और वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्या करती हो जिससे तुम्हारा वजन इतना कम हो गया। तो उसके बाद भारती उन महिलाओं से कहने लगती है कि मैं योगा किया करती हूँ और योगा करने मुझे अच्छी तरह से आते हैं। इसके बाद वहां की जो महिलाएं होती हैं वो भारती से योगा सीखने की कहने लगती हैं, कहती है कि हमें भी सिखा दो, हमारे भी वजन बढ़ रहा है और हम लोग भी अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। इसके बाद भारती वहां की सभी महिलाओं को योगा कराने लगती है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। अब वह बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया करती और साथ में महिलाओं को योगा सिखाया करती। इससे उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है और उसका घर का गुजर बसर अच्छी तरह से होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ भारती योगा का डिप्लोमा भी लेती है और अब उसने योगा कराने के लिए कई सेंटर खोल दिए थे, जिन सेंटरों से वो अच्छी खासी आमदनी किया करती और भारती का वजन भी बिल्कुल कम हो गया था और वह एक फिटनेस आइकॉन बन गई थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसको अपने पति से अलग हुए लगभग 5 साल बीत गए थे। अब 5 साल बाद अचानक से भारती के पास एक स्कूल का इन्विटेशन आता है जहां पर उसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और लोगों को प्रेरणा देने के लिए कहा गया था। इसके बाद भारती उस स्कूल के फंक्शन में जाती है और वहां पर जाकर अपनी अच्छी तरह से सभी को स्पीच देती है। वह अपनी पूरी कहानी उन सभी लोगों को सुनाती है और इस कहानी को सुनने के बाद जो सभी लोग थे वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एक टीचर जो क्लासरूम के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था वो जैसे इस कहानी को सुनता है तो एकदम से भागा दौड़ा वहां पर आता है जहां पर वो फंक्शन चल रहा था। दरअसल उस टीचर को कुछ काम करना था तो उसी काम को वह कर रहा था, लेकिन जैसे ही कहानी उसके कानों तक पड़ती है तो उसके बाद वह भागा दौड़ा आता है। अब भागा दौड़ा आने के बाद जैसे स्टेज पर खड़ी हुई भारती को देखता है तो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों वह टीचर और कोई नहीं उसका वही पति था जिसने उसे मोटी और भद्दी कहकर छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वो भारती को देखता है तो देखने से बिल्कुल भी वो पहचान में नहीं आ रही थी और ना ही ऐसा लग रहा था कि ये वही भारती होगी जो उस टाइम पर इतनी मोटी थी, क्योंकि अब भारती का शरीर बिल्कुल एक मॉडल की तरह हो गया है। वह रोज योगा किया करती और लोगों को भी योगा
योगा कराया करती। वह देखने में एकदम से हीरोइन लग रही है और इस बात को देखकर उसका पति बड़ा ही हैरान हो जाता है। इधर भारती ने अपनी पूरी कहानी को सभी लोगों को सुना दिया था और सुनाने के बाद वहां से अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए चली जाती है। अब जो उसका पति है वह उससे माफी मांगना चाहता है और दोबारा से भारती को अपने घर में रखना चाहता है। इसी वजह से वह स्कूल से उसका एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद सीधा भारती के घर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे वो डोरबेल बजाता है तो उसके बाद भारती अंदर से दरवाजा खोलती है और भारती जैसे अपने पति को अपने सामने देखती है तो एकदम से बड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। इस बात को सुनने के बाद जो भारती का पति होता है एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है और रो रो कर उससे कहने लगता है कि भारती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम मुझे दोबारा से अपना लो। हमारा तलाक तो वैसे भी नहीं हुआ है, तो हम लोग पति पत्नी तो पहले से ही हैं। लेकिन भारती उसको दूर हटाती है और कहती है कि कौन सा पति और कैसा पति, क्या तुम वही पति हो जिसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि तुम्हारे तलाक के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। आज यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना, तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी कैसे हुई? अगर तुम सच्चे मेरे पति होते तो उस टाइम पर मुझे सहारा देते और मुझे अप्रिशिएट करके अपनी ज़िंदगी को सही तरह से बिताते। तो यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तुम यहाँ से बेशक से चले जाओ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। और हाँ, उस दिन तुम मुझसे तलाक के लिए कह रहे थे ना, लेकिन आज मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। जल्द से जल्द अपने पेपर तैयार करवा लो, उन पर मैं साइन कर दूंगी। ऐसा कहकर भारती ने अपने पति को वहां से जाने के लिए कह दिया था और दोबारा से अपने काम में लग जाती है। इसके बाद उसका पति सीधा भारती के यहाँ पर जाता है जहाँ पर उसके माता पिता रहा करते थे। वहां जाकर वह भारती के पिता को भारती के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, आप कैसे भी करके उसे मेरे साथ भेज दीजिए। लेकिन भारती के माता पिता उसे बता देते हैं कि जब वो तुम्हारे यहाँ से यहाँ पर आई थी तो हम लोगों ने भी उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया था और कहा था कि हमारी तरफ से तू कहीं भी चली जा, लेकिन यहाँ पर लौटकर आने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कहीं भी तो उससे किस मुंह से कहें, क्योंकि हमने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। ऐसा कहकर भारती के माता पिता वहीं पर रहने लगते हैं और भारती का पति मायूस होकर अपने घर चला जाता है। लेकिन इन पिछले 5 सालों में भारती के माता पिता की हालत बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि भारती के वहां से जाने के बाद भारती के पिता ने अपने बेटे की शादी कर ली थी और शादी होने के बाद जो उसके बेटे की पत्नी आई थी उसने इनको तहस नहस करके रख दिया था। वह घर के अंदर आते ही घर के अंदर कलह का माहौल उसने बना दिया था और वह ना तो इनको अच्छी तरह से घर के अंदर रहने दिया करती और बार बार इन्हें ताने मारा करती। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि भारती के माता पिता एक टाइम खाना खाया करते और एक टाइम भूखे पेट रहा करते। अब जैसे ही दोनों माता पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी अच्छे से कमाया करती है तो इसके बाद जो भारती की माँ होती है वो अपने पति से जिद करने लगती है और कहती है कि सुनो जी, अब हमारा बेटा हमारा अच्छे से ख्याल नहीं रखता है तो क्यों ना हम अपनी बेटी के पास चले जाएं। अब इस बात को सुनने के बाद भारती का पिता पहले तो मना करता है, लेकिन अपनी पत्नी के बार बार जिद करने के बाद वह वहां से अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहां जाकर जैसे ही वो अपनी बेटी के ठाठवार देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने जिस बेटी के साथ बचपन से अत्याचार किया उसने तो अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना लिया। उसके बाद वह जाकर घर के दरवाजा खटखटाते हैं और खटखटाने के बाद भारती अंदर से निकलती है। अब जैसे ही वो अपने पिता को अपने दरवाजे पर देखती है तो एकदम से हैरान और आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि आज क्या हुआ, आज तो बहुत बड़े बड़े लोग हमारे दरवाजे पर आए हैं, आखिर क्या हुआ, आप लोगों को क्या परेशानी है जो आप यहाँ पर आए हो। अब इस बात को सुनकर भारती का पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए अपनी बेटी के पैरों को पकड़ लेता है। अब जैसे ही भारती अपने पिता को अपने पैरों में झुकता हुआ देखती है तो एकदम से ये चीज उससे सहन नहीं हो पाती, तो अपने पिता को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि पिताजी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज रोने के लिए मजबूर हो आप, क्योंकि आज तक भारती ने अपने पिता को रोते हुए कभी भी नहीं देखा था, केवल वो दूसरों को रुलाया करते थे जैसे अब तक भारती को उन्होंने रुलाया था। उसके बाद जो भारती की माँ होती है वह अपनी बेटी को अपने साथ हुए पूरे अत्याचार के बारे में बताती है। वह कहती है कि बेटी, अब हमारी जिंदगी पहले सी नहीं रही है, हम लोगों को एक टाइम खाना खाना पड़ता है और तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाई की पत्नी हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते हैं। इस बात को सुनकर भारती अपने माता पिता को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में भारती अपने माता पिता से कह देती है कि कोई बात नहीं माँ बाबू जी, शायद अगर आप लोग मुझे घर से नहीं निकालते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि फिलहाल भारती के पास एक अपना घर है जो उसने खरीद रखा है, साथ में गाड़ी भी है और 2-4 नौकर चाकर भी हैं जो नौकर चाकर उसका काम किया करते हैं और वहीं पर वो अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की की जिसके पति ने उसे मोटी भद्दी कहकर तलाक दे दिया था, लेकिन 5 साल बाद एक स्कूल के फंक्शन में जब वो मिली तो
एकदम से उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। आप क्या कहना चाहते हो भारती के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो भारती के पति के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।